हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। गाइस, आप सुन रहे हैं इकरा सगीर अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत लेटेस्ट नॉवल ज़हरे इश्क, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, मेरी काविश को सराहने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं ज़हरे इश्क पार्ट नंबर 7। सच्चाई के रास्ते में नहीं साइबान कोई चलता है तो फिर छाँव की ख्वाहिश में न रहना। लिखना तो चिरागों की तरह रोशनी लिखना, बेचेहरा कभी हरफे निगारिश में न रहना। दिल को शदीद इज़्तिराब ने आ घेरा था। दिमाग था कि साएं साएं कर रहा था। बराबर में बैठा हुआ शख्स उसको कोई अफरियत लगा, जिसके लंबे लंबे दांत उसको अपनी गर्दन में पेवस्त होते महसूस हो रहे थे। अजियत ही अजियत थी जो रगो पै में दौड़ रही थी। हर सू चिपकी रोशनियां तारीकियों में बदल रही थी कि अचानक वो बेहोश होकर दुनिया और माफिया से बेखबर हो गई थी। उसके बेहोश होते ही वहां खुलबुली मच गई थी। अरे लिजा, क्या हुआ बेटी? आयशा जो करीब ही मौजूद थी फौरन उसकी तरफ मुतवज्जा होते हुए परेशानी से गोया हुई। उनके साथ ही दीगर लोग भी इस तरह आए थे। मिकाइल गैर महसूस तरीके से वहां से उठ गया था। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। प्लीज बी इजी यार, ये सिचुएशन मुतवक्का थी। तुम जानते हो ना वो तुमसे किस कदर खौफजदा है, और ये इसी खौफ का रिजल्ट है जो प्लीज कीप क्वाइट। उसके धीमे लहजे में करवाहट घुली हुई थी। हाँ हाँ, मैं खामोश हूँ, मगर तुम भी खामोश ही रहना। कोई सीन क्रिएट करने की कोशिश मत करना। मैं जानता हूँ तुम्हारी जहनी कैफियत। उसके वजीहा चेहरे पर छाई सुर्खी उसको हौलाए दे रही थी। थोड़ी देर में दुल्हन को होश आ गया था और मामूल के मुताबिक जिंदगी लौट आई थी। सबके खिलखिलाते चेहरे देखकर गुमान ही ना हुआ था कि कुछ देर पहले क्या गुजरा है। इन लोगों पर बिलखसूस लीजा और मिकाइल के स्मार्ट और खामोश चेहरों से अंदाजा ना हो रहा था कि वो एक दूसरे के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। वो खुश थे या गमजदा। लीजा को मंगनी की अंगूठी आयजा बेगम ने पहनाई और मिकाइल को शर्जील ने। बखैर खूबी ये मंगनी की तकरीब खत्म हुई और सब अपने घरों को सुधार गए थे। अरूसा भी इन दोनों के हमरा घर में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर तमानियत भरी मुस्कुराहट थी। ब्राउन आंखों की तह में कुछ वसवसे और अंदेशे भी पिन्हा थे कि वो बराबर नोट कर रही थी कि लिजा पूरी तकरीब में और घर पर भी बिल्कुल खामोश और लाताल्लुक सी बैठी थी। अम्मा वसाई और उसकी बेटियां मिकाइल और लिजा की मंगनी के बाद फिक्रमंद और परेशान थी। मंगनी में वो बीमारी के बहाने से शरीक होने से बच गई थी, मगर अब जो कुछ घर में शादी की तैयारियां शुरू होने वाली थी उनसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। पुरानी और काबिल भरोसा होने के बाद घर का हर फर्द उन पर भरोसा करता था। वैसे तो वो लोग इनकी दिलो जान से खिदमत करती थी कि यहाँ के मकीनों ने उनको कभी गैर नहीं समझा था। मगर मसला यहाँ पर इन रवैयों का आ गया था जो इन माँ बेटियों ने मिकाइल के हुक्म पर लिजा पर रवा रखा था। अब वो अनकरीब उस घर की बहू बनकर आने वाली थी और यही सोचकर वो परेशानी का शिकार थी कि उसका रवैया उनके साथ क्या होगा। ये क्या सुन रही हूँ? तुम लोग यहाँ से गांव जाना चाह रही हो, और ये किस तरह मुमकिन है वसाई? मिकाइल की शादी की तुम्हें और इन बच्चियों को बड़ी चाह थी। अब अल्लाह ने ये दिन दिखाए हैं तो तुम जाने की बात कर रही हो। आयजा ने वहां आकर ताज्जुब खेज लहजे में कहा। बाजी, रब साईं ने ये खुशियों के दिन दिखाए हैं। हम बहुत खुश हैं। अल्लाह साईं हमारे साहिब के मुकद्दर को बुरी नजर से बचाए। वो आयजा के करीब नीचे कारपेट पर बैठ गई। यही तो कह रही हूँ, ऐसे अहम मौके पर गांव जाने की भला क्या जरूरत है? इस सवाल पर उन माँ बेटी ने एक दूसरे की तरफ बेचारगी से देखा। साहिब जी के कहने पर लीजा बीबी को हमने कैद में रखा था। हम वही करते थे जो हम हुक्म मिलता था हमें। वो बेबस थी और वो हमसे रो रो कर पूछती थी कि इनको वहां पर लाया है और क्यों लाया है। हर रोज उनके ऐसे ही सवाल होते थे।
हम भी साहिब के हुक्म पर कोई जवाब नहीं देते थे। अब यही खौफ है कि वो हमारे साथ क्या सलूक करेंगी। मैंने तो जी उनके साथ कुछ ज्यादा ही बेरहमी दिखाई थी। अक्सर वो ऐसे सवालात करती थी कि मुझे चिढ़ हो जाया करती थी और फिर उनसे बदतमीजी कर जाया करती थी। मुझे क्या पता था कि वसाई के बाद सोनी ने भी नदामत भरे लहजे में कहा, अच्छा अच्छा, तो असल मामला ये है। वो बेसाख्ता मुस्कुरा कर गोया हुई, जी बाजी जी, हमने जो भी किया साहिब के हुक्म पर किया, लेकिन वो तो हमसे नफरत करेंगी, ये उनका हक भी बनता है। तुम अपनी सारी परेशानियों और फिक्रों को भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। लिजा एक बाशऊर और समझदार लड़की है, वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिससे तुम लोगों को शर्मिंदगी या कोफत उठाना पड़े। सब वसवसों को दिल से निकाल दो। माफ करना इतना आसान तो नहीं होता, वो भी हम जैसे मुलाजिम लोगों को। सोहनी को अब भी धड़का लगा हुआ था। जब बहू इस घर में आएगी सब ठीक हो जाएगा। अब तुम लोग ऐसा करो, चाय बनाकर लाओ, सदीका आपा के लिए भी ले आना, वो इधर ही आ रही हैं। उन्होंने हतमी लहजे में कहते हुए उनको तसल्ली दी तो वो उठकर चली गई। सदीका आई तो उनकी बातों का मौजू कल की मंगनी की तकरीब थी। कल लिजा बहू का बेहोश होना मुझे फिक्रमंद कर गया। जी परेशान तो मैं भी हो गई हूँ कि ऐन उस वक्त बेहोश होना जब उसी लम्हे मिकाइल उसके करीब बैठे थे मुझे भी अपसेट कर गया। कल रात वहां से वापसी पर देर होने के बायस उनको तन्हाई में बात करने का मौका नहीं मिला था। अब मिकाइल और मूसा के दफातर जाने के बाद उन्हें तन्हाई मुयस्सर आई तो रात से डिस्टर्ब करता वाकया दोहराने लगी थी। मुझे तो लगता है यहाँ जिस तरह मिकाइल राजी नहीं था, शायद इसी तरह वहाँ लीजा राजी नहीं। उसका इस तरह बेहोश हो जाना नापसंदीदगी ही की अलामत है, वगरना ऐसे मौकों पर लड़कियां फूले नहीं समाती। रात से आयजा के दिल में खनकती बात जुबान पर आ गई थी। कह तो सही रही हैं, अगर यही सच हुआ तो किस तरह बात बनेगी। हम शादी की तैयारियों का सोच रहे हैं, यही सोच सोच कर मैं हलकान हो रही हूँ। हम शायद कुछ ज्यादा ही नेगेटिव सोच रहे हैं। ऐसा कुछ ना हो। मुझे तो कल वो अरूसा बीमार सी दिखाई दे रही थी। उनका बेटा शर्जील उनके साथ साथ था, खासा ख्याल रख रहा था। हो सकता है उनकी कोई परेशानी हो। मुझे लगता है मिकाइल ने भी महसूस किया है। बहुत खामोश है वो। मम्मा, मैंने अपने ट्रांसफर ऑर्डर चंद माह के लिए कैंसिल करवा दिए हैं, शर्जील ने उनके करीब बैठते हुए खबर दी। शुक्र है अल्लाह का, अब जरा सहूलत से काम हो जाएगा, वगरना मुझे तो ये फिक्र ही परेशान किए जा रही थी कि इतनी कलील मुद्दत में शादी की तैयारियां और शादी किस तरह होगी। वो तशक्कुर भरे लहजे में अपने बेटे से गोया हुई। मैं डिनर के बाद ताया जान के पास जाऊंगा, आप चलेंगी? क्यों जाना चाहते हो वहाँ, जब उन्होंने हमसे रिश्ता ही खत्म कर लिया है। सफीर की शादी उन्होंने कितनी धूमधाम से की, दिखावे के लिए भी यहाँ दावत ना दी और सारी दुनिया को इनवाइट किया था। वो रंजीता हुई। ताल्लुक तो हम भी उनसे तोड़ चुके हैं और हमें कतई जरूरत नहीं है उनकी दावत अटेंड करने की। वो इस काबिल ही नहीं है कि उनसे मिला जाए, तो फिर वहाँ जाने की बात क्यों कर रहे हैं? आप इतनी जल्दी भूल गई कि ताया और बाबा की बिजनेस में पार्टनरशिप थी। पहले लिजा के अगवा की वजह से मामला दबा रहा, फिर अचानक बाबा की डेथ और लिजा की वापसी के बाद जो प्रॉब्लम्स आई उन्होंने सब कुछ ही जहन से माफ कर दिया था। अब याद आया तो सोचा ताया से बात करनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है, वो जो इस कदर अजनबी बन गए हैं आपको बिजनेस के हवाले से बात करने का मौका देंगे या आपके साथ किसी किस्म का ताउन करेंगे? उन्होंने गुस्से से कहा। उनकी नीयत का फतूर तो यही जाहिर हो चुका है कि उन्होंने इतने अरसे में एक बार भी बिजनेस के हवाले से कोई बात ही नहीं की। उनका मकसद यही है ताल्लुकात मुनक़ता करने का कि वो बिजनेस पर अपनी मुकम्मल उजारादारी रखना चाहते हैं। इसी असना में मुलाजमा चाय और दीगर लवाजमात ले आई थी। लीजा को बुलाओ। वो मुलाजमा से गोया हुई। मैंने उनको कहा था, वो कह रही हैं उनका जी नहीं चाह रहा कुछ खाने पीने को, जाकर कहो मैं बुला रही हूँ। उन्होंने कहा तो वो सर हिलाती चली गई। एक मुझे इस लड़की की समझ नहीं आ रही, 1 हफ्ता हो गया है मंगने को और वो है कि अभी तक गुमसुम है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, उसे खुद को संभालने में कुछ वक्त लगेगा। जी मम्मा, वो आकर उनसे मुखातिब हुई। सारा दिन रूम में बंद रहकर दिल नहीं घबराता आपका बेटा? भाई ऑफिस से आता है, सब शाम की चाय साथ पीते हैं, आपको भी ये भी याद नहीं रहा? ऐसी हमसे क्या खता हो गई है? उनके अंदाज में खौफगी थी।
अरे मम्मा, आप भी बिला वजह खफा हो रही हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान का तन्हा और खामोश रहने का दिल करता है। ऐसे रहना अच्छा लगता है। शर्जील ने उसके शाने पर बाजू रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, घर में अफराद ही कितने हैं जो हम एक दूसरे की शक्लें देखने से भी गुरेज करें। फिर आप मेहमान हैं इस घर में। ससुराल जाकर बेटियां पराई हो जाती हैं। फिर ये कुर्बतों के मौसम इस तरह नहीं आएंगे। उनकी आवाज शिद्दत और जज्बात से भराई तो लीजा फौरन उनसे लिपट कर खुद भी रोने लगी। आप बहुत गलत सोच रही हैं मम्मा, वो उनके गाल चूम रही थी। मेरे पेट में भूखी मखलूक की उछल कूद शुरू हो गई है। रहम करो इन पर और ट्रॉली की तरफ भाग जाओ अच्छी लड़की। उसकी शोखी भरे अंदाज पर माहौल खुशगवार हो गया था। लीजा उनको लुबासमात और चाय सर्व कर रही थी। आखिर में खुद भी चाय का मग लेकर बैठ गई। माँ की आंखों में आंसू देखकर उसको अफसोस और शर्मिंदगी ने आ घेरा, मगर वो भी बेबस थी कि मिकाइल का साथ किसी भी सूरत कबूल नहीं कर पा रही थी। मुलाजमा की आमद पर जो गुफ्तगू का सिलसिला रुक गया था वो फिर जारी हो गया था। मैं कहती हूँ इस ख्याल को भूल जाएं। वहाज भाई किसी सूरत हिस्सा देने वाले नहीं। अगर उनको ये काम करना होता तो वो पहले दिन ही कर लेते। अब उनसे कुछ कहकर बात बढ़ानी है। फिर अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है। अरूसा ने उसको रसानियत से समझाने की कोशिश की। उनसे इस टॉपिक पर बात तो करनी थी ना, वो जाने और उनका ईमान जाने। मैं उनसे उलझने की कायल नहीं हूँ। उलझने की बात नहीं है। मैं उनको अपने बाबा का हिस्सा हड़पने नहीं दूंगा। आज नहीं तो कुछ अरसे बाद मैं उनके पास जाऊंगा जरूर। क्या हुआ भाई, कहाँ जाएंगे आप? लीजा परेशान होकर बोली तो वो खामोशी से उसको देखने लगा था। मिकाइल, मैं सोच रही हूँ कि एंगेजमेंट के बाद लीजा की फैमिली से मुलाकात नहीं हुई। क्यों ना हम उनको डिनर पर इनवाइट करें। रात के खाने से फारिग होने के बाद वो लोग लाउंज में बैठे थे। ये बहुत अच्छा सोचा आपने आंटी। मिकाइल को भला क्या एतराज होगा? आप अभी कॉल करो उनको। क्यों मिकाइल? ठीक कह रहा हूँ ना, मूसा ने खासे पुरजोश लहजे में इस्तफसार किया। जी मुझे क्या एतराज होगा भला, जैसे आप लोग चाहें। वो माँ की तरफ देखता हुआ आम से अंदाज में गोया हुआ। सदा खुश रहो। मैं कॉल करके उनको कल रात डिनर पर इनवाइट कर लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले लिजा हम में घुल मिल जाए और हमारे तौर तरीके सीख ले, ताकि हम में कोई बेगानगी ना रहे। मिकाइल की रजामंदी ने उनके वहमो खदशों को जायल कर दिया था, जो मंगनी पर लीजा के बेहोश होने पर उनके दिल में धर आए थे। कल फिर हाथों हाथ शादी की डेट फिक्स करने पर भी बात हो जाएगी। डेट के हिसाब से हम शादी की तैयारियां भी शुरू कर देंगे। सदीका बेगम ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता आंटी। वो संजीदगी से गोया हुआ। ये क्या कह रहे हैं आप? पहले ही कहा था हम चट मंगनी फट ब्याह करेंगे। आयजा उसके अंदाज पर चौंक कर गोया हुई। मुझे बिजनेस के सिलसिले में कुछ माह एयरपोर्ट रहना होगा। मुझे बिजनेस के सिलसिले में कुछ माह अब्रॉड रहना होगा। पहले तो आपने नहीं बताया, अब अचानक कह रहे हैं। बिजनेस में कब क्या जरूरी हो जाए पता नहीं चलता। मेरा जाना भी बेहद जरूरी है, वरना कंपनी को बड़ा लॉस हो जाएगा। लेकिन हम उन्हें जुबान दे चुके हैं। वो तज़-बज़ब में मुब्तला हुई। मम्मा, मैंने कुछ टाइम मांगा है, इनकार नहीं किया। वो नरमी से गोया हुआ। चलें ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट के बायस आपका जाना जरूरी है, मगर ये भी तो पॉसिबल है ना कि आप शादी के बाद दुल्हन को भी साथ ले जाएं। सदीका ने मसले का हल इस तरह निकाला कि वो उनकी तरफ हैरत से देखता रह गया। इतनी हैरत से क्या देख रहे हो? मम्मा ठीक कह रही हैं, तुम्हारा काम भी हो जाएगा और हनीमून भी। मूसा शौकी से गोया हुआ। जस्ट शट अप। बड़ों की मौजूदगी में मूसा का मजाक उसको नामाकूल लगा, जबकि वो ढीठ बना मुस्कुराकर मजीद बोला, मैंने ऐसी क्या बात कह दी कि तुम बुरा मान रहे हो? मूसा की बात बिल्कुल दुरुस्त है। बहू को भी साथ ही ले जाना अच्छा है। हमारी गैर मौजूदगी में एक दूसरे को समझने का बेहतरीन वक्त मिलेगा और जितनी भी गलत फहमियाँ आप लोगों के दरमियान मौजूद हैं सब खत्म हो जाएंगी। आयजा और सदीका मूसा की बात से मुत्तफिक थी, जबकि वो अंदर ही अंदर पेचोताप खा रहा था, जो उसको फंसा रहा था जानबूझकर। ये बात की बातें हैं मम्मा, मैं फिलहाल तन्हा जाना चाहता हूँ। ऐसा मुमकिन नहीं। हमने जुबान दी है, शादी तो आपको जाने से पहले करनी ही होगी।
یہ میرا اٹل فیصلہ ہے، آئزہ نے سخت لہجے میں کہا۔ وہاج صاحب نے اس کی بات بڑے تحمل سے سنی اور اس دوران ان کا چہرہ سپاٹ رہا تھا، ہر قسم کے تاثرات سے یکسر، عاری و بے نیاز۔ اگر اور کچھ بھی پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہو۔ شرجیل کے خاموش ہونے پر ان کی طنزیہ اور سخت آواز ابھری۔ یہی معلوم کرنا تھا کہ آپ کی اور بابا کی بزنس پارٹنرشپ تھی، اس کا کیا حساب کتاب ہے؟ بابا کو دنیا سے گئے کئی ماہ گزر گئے، اخلاقاً تو آپ کو خود ہی اس ایشو کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا۔ آپ کی مسلسل خاموشی نے مجبوراً مجھے یہاں آنے اور بولنے پر مجبور کیا ہے۔ ان کے انداز پر شرجیل کو اپنی بات دہرانی پڑی۔ فراز نے پارٹنرشپ کی تھی میرے ساتھ، مگر شادی کے اخراجات کے لیے وہ اپنا حصہ پہلے ہی لے چکا تھا۔ اب میرے پاس اب اس کا کوئی پیسہ نہیں ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ان کے بے لچک انداز پر وہ بے اختیار کہہ اٹھا۔ بالکل اسی طرح سے ممکن ہے جس طرح تمہاری بہن شادی کے دن بھاگ گئی تھی، سب کے منہ پر کالک مل کر۔ قریب ہی بیٹھی ہوئی زینت نفرت انگیز لہجے میں گویا ہوئی۔ میری بہن کا نام آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے تائی جان، ہمیں کون سا شوق ہے اس رسوائی کا نام لینے کا، مگر کیا کریں، کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے کہ موضوع بن جاتی ہے۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ بابا نے آپ سے اپنا حصہ لے لیا تھا؟ وہ زینت کی بات کو نظر انداز کر کے وہ حاج صاحب سے گویا ہوئے۔ برخوردار ثبوت وہاں فراہم کیے جاتے ہیں جہاں غیروں سے شراکت داری ہوتی ہے، خون کے رشتے میں ثبوت کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ان کی سخت اور باروب آواز اس لمحے کچھ کھوکھلی لگ رہی تھی۔ وہ شرجیل سے نگاہیں چرا کر بات کر رہے تھے۔ میں نے کتنی بار کہا کہ پیسہ دینے سے پہلے ضرور کوئی پروف اپنے پاس رکھیں، لیکن آپ نے میری ایک نہ سنی، اور نتیجہ دیکھ لیا۔ آج یہ لڑکا آپ سے باز پرس کرنے آ گیا، کل کو پولیس لے آئے گا۔ زینت کا انداز لہجہ بیگانگی اور بغض سے بھرا ہوا تھا۔ پولیس اس گھر میں آئے گی؟ وہ استہزائیہ انداز میں مسکرائے۔ یہ جو میرے مقابل بیٹھا ہے، یہ میری مرضی ہے۔ اگر میں نہ چاہوں تو اس گھر کے گیٹ کے باہر بھی کھڑا نظر نہ آئے۔ آئندہ ایسا ہی ہوگا، یہ ایک قدم بھی چوکھٹ پر نہ رکھ پائے گا۔ اب بیٹھے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ چلتے پھرتے نظر آؤ یہاں سے، پھر کبھی یہاں آنے کی کوشش خواب میں بھی مت کرنا۔ ہمارا تم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی وجہ سے سفیر کی شادی میں بھی تم لوگوں کو انوائٹ نہیں کیا تھا۔ وہ تعصب سے ان کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ کل تک جو لوگ گلے کا ہار بنے رہتے تھے، آج ان کی آنکھیں ہی پہچان کھو بیٹھی تھی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ انسان کے ساتھ ساتھ رشتے بھی مر جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہم دودھ پلاتے ہیں وہی ہماری آستین کا سام بن جاتے ہیں۔ اس نے کھڑے ہو کر ملامت آمیز لہجے میں کہا۔ مما نے منع کیا تھا یہاں آنے سے، انہیں آئیڈیا تھا آپ کے ایٹیٹیوڈ کا، مگر میں رشتے پرکھنے کی چاہ میں یہاں چلا آیا تھا، اس نے طنزاً کہا۔ بہت مہربانی، آئندہ یہاں تشریف لانے کی ضرورت نہیں، اب تم جا سکتے ہو۔ وہاج صاحب دروازے کی طرف اشارہ کر کے گویا ہوئے اور وہ ہونٹ بھینچتا ہوا وہاں سے چلا آیا جہاں عروسہ شدت سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ آپ کے چہرے کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہاں کس طرح کا ماحول رہا ہوا ہوگا۔ جی، آپ کی باتیں حرف بہ حرف سچ ثابت ہوئی۔ تایا اور تائی پیسے کے پجاری نکلے، صاف مکر گئے کہ بابا کا اب کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ اپنا حصہ لیزا کی شادی پر لے چکے تھے۔ وہ کچھ بکھرا بکھرا لگ رہا تھا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا ان چکروں میں مت پڑو۔ اگر ان کو حصہ دینا ہوتا تو وہ یوں لا تعلق ہو کر نہ بیٹھ جاتے۔ پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، سب کچھ رب نے دے رکھا ہے۔ اگر آپ قسم دے کر نہ بھیجتی تو میں ان کے 14 طبق روشن کر کے آتا، اچھی طرح بتاتا ان کو کہ جھوٹ بولنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بس اب اس قصے کو ختم ہی کرو تو بہتر ہے۔ روز محشر وہ خود اپنے بھائی کو جواب دیں گے۔ ان کے درمیان کچھ توقع تک گمبھیر خاموشی طاری رہی۔ انسان کی اصلیت اس کے غصے میں ظاہر ہوتی ہے۔ عام حالات میں وہ خوش مزاجی، خوش گفتاری کے خول چڑھا کر رکھتا ہے۔ چھوڑو بیٹا، دل جلانے کی ضرورت نہیں۔ میں یہ بتا رہی تھی، آپ کو عائزہ بیگم کی کال آئی تھی، انہوں نے ڈنر پر مدعو کیا ہے اور چاہ رہی تھی ہاتھوں ہاتھ شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر دی جائے۔ وہ اس تکلیف دہ صورتحال سے خود
بھی उसके साथ निकलना चाह रही थी। सो खुशगवार अंदाज में मौजू बदल कर गोया हुई। फिर आपने जवाब में क्या कहा आयजा आंटी से? मैंने डिनर पर जाने से माजरत करते हुए कहा। फिर आपने क्या कहा आयजा आंटी से? मैं डिनर से माजरत करते हुए कहा है कि ये नामुनासिब है हम आपके यहाँ डेट फिक्स करने आए, बल्कि ये काम करने आप लोगों का आना होगा। कल रात मद्दू कर लिया है मैंने उनको, फैमिली को। फिर आपने जवाबन आयजा आंटी से क्या कहा? मैंने डिनर पर जाने से माजरत करते हुए कहा है कि ये मुनासिब नहीं है कि हम आपके यहाँ डेट फिक्स करने आए, बल्कि ये काम करने आप लोगों को आना होगा। कल रात मद्दू कर लिया है मैंने उनकी फैमिली को। दोनों तरफ से शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। एक तरफ मिकाइल ने माँ की खुशियों की खातिर समझौता कर लिया था, तो दूसरी तरफ लीजा ने भी खामोशी से गर्दन झुका दी थी। मायूं मेहंदी की रस्मों के बाद वो दिन भी आ गया जब वो लीजा फराज से लीजा मिकाइल बनी। इस उजला अरूसी में मौजूद थी। मिकाइल दोस्तों के नरगे में इस वक्त तक फंसा रहा जब तक सदीका बेगम ने वहां आकर उसको रहाई ना दिलवाई और साथ ही उसको कमरे तक छोड़ भी गई थी। वो गुमगु की हालत में खड़ा धड़कते दिल से सोचता रहा कि वो किस अंदाज में और क्या बात करे। उससे जब भी बात की थी अक्कड़ उजड़ अंदाज में बात की थी। बहुत जाड़हाना अंदाज रखा था उसके साथ। इस वक्त वो मेरे लिए दुश्मन की बेटी थी। मेरा रवैया उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अब अपने रवैये की तलाफी करूं, माफी मांगूं। मैंने उस पर हाथ भी उठाया था। हाँ, ये गलती हुई मुझसे। मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन इस वक्त वो मेरे दुश्मन की बेटी थी। उस दुश्मन की जिससे बदला लेने का जुनून लेकर मैं जवान हुआ था, जिस शख्स ने 2 हंसते बसते खानदान उजाड़ दिए थे। ज़मीरो नफ्स की आवाजें उसके अंदर गूंजने लगी। जो हुआ सो हुआ, खास कम जहां पाक। अपनी अज़दवाजी जिंदगी खुशियों की खातिर तुम लिजा से माफी मांग लो। माफी मांग लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। माफी वो मांगते हैं जो गलत काम करते हैं। मैं क्यों माफी मांगूं? तेजी से गुजरता वक्त देखकर इस कश्मकश में उलझता वो कमरे में दाखिल हुआ। ताजा गुलाबों की हयात अफरोज महक ने उसका इस्तकबाल किया। उसकी रगो पै में खुशगवारियत समाती चली गई। हर सू गुलाब ही गुलाब सजे हुए थे और कमरे के औसत में नहायत दिलरुबा अंदाज में गुलाब मोतिया की सेज निगाहों को खैरा कर रही थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कदम आगे बढ़ाए थे। मान उसी वक्त अटैच्ड बाथ का दरवाजा खुला और वो बड़े तुमतराक से बाहर निकली थी। उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जो बेबी पिंक कलर के सूट में पिंक दुपट्टा सर पर डाले आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके मुकाबिल आ खड़ी हुई थी। शेरवानी सूट कुल्ले में नक्शा से तैयार वो किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। चंद लम्हे पहले आंखों में दर आने वाली शदीद हैरानी आन वाहिद में गायब हो गई थी। वो फौरन से पेशतर खुद को कंपोज करने में कामयाब हो गया था। अज हद शातिर था। पल भर में तमाम तासुरात गायब होकर चेहरे पर स्पॉटपन फैल गया था। उससे कुछ फासले पर आकर खड़ी हुई और उसकी आंखों में देखकर बोली, वहां बैठने की बजाय मुझे यहाँ खड़े देखकर आपको हैरत तो हो रही होगी। वो तमस्खराना अंदाज में सेज की तरफ इशारा करती गोया हुई। आप समझ रहे होंगे मैं दुल्हन बनी सर झुकाए लंबे घूंघट में आपका इंतजार कर रही होंगी। पिंक स्टाइलिश सूट में अरूसी लिबासों जेवरा से बेनियाज दुल्हे दुलाए चेहरे के हमरा उसके सामने एतमादो एतमीनान से खड़ी वो बोल रही थी। वो खामोशी से उसका रूप देख रहा था। धुले हुए चेहरे पर मेकअप पूरी तरह साफ नहीं हुआ था और ये मटा मटा सा मेकअप उसके खूबसूरत चेहरे को जाजिबे निगाह बना रहा था। नहीं, हरगिज नहीं, बिकॉज आजकल ब्राइडर सर झुकाती हैं ना घूंघट निकालती हैं। एनीवेज, तुमने मेरी एक बड़ी मुश्किल आसान कर दी। उसकी वजीहा चेहरे पर यक लख्त पुरसुकून मुस्कुराहट उभरी और वो मजीद गोया हुआ, मैं भी इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं कर सका हूँ कि मम्मा की मोहब्बत में मैं सब कुछ गवारा कर सकता हूँ, हत्ता कि ये फैसला भी जो सारी जिंदगी पर मुहैयत है, मगर अपनी माँ की दिलाजारी किसी सूरत मुमकिन नहीं है।
میں بھی وہ آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم نے بھی یہ فیصلہ کسی ایسی ہی مجبوری کے تحت کیا ہوگا۔ چلو یہاں ہماری مجبوری یکساں ہے۔ یہ شادی تم بھی نہیں کرنا چاہتی تھی اور میں بھی نہیں چاہتا تھا، مگر اپنوں کی خاطر ہمیں شادی کرنی پڑی۔ اب بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، وہ سرد مہری سے گویا ہوئی۔ تم میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی؟ پھر میں تمہیں نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوا تو میری مما زندہ نہیں رہ سکیں گی۔ ان کی خاطر میں نے یہ سزا قبول کی ہے۔ تم میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی؟ پھر میں تمہیں نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوا تو میری مما زندہ نہیں رہ سکے گی۔ ان کی خاطر میں نے یہ سزا قبول کی ہے۔ دو مماز کی ممتا کی بلیک میلنگ نے یہ شادی کرائی ہے، جو بھی سمجھیے آپ، لیکن میں آپ کی بیوی بننے والی نہیں ہوں۔ مجھے کسی بھی قسم کی کوئی توقع مت رکھیے گا۔ وہ آج بالکل ہی الگ روپ لیے ہوئے تھی، بے لچک، ٹھوس، بے نیازی اور لاپرواہی کی انتہا پر تھی۔ گڈ، یعنی ہم شادی کھیل کر اپنی ماؤں کو دھوکہ دیں گے۔ آئی ایم ریڈی، اور بے فکر رہو، میں نے بھی تم سے کوئی توقعات وابستہ نہیں کی ہیں۔ میں جبرن اور زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ وہ اتنی آسانی سے مان جائے گا، اس کو حیرت ہوئی تھی، وگرنہ وہ سوچ رہی تھی یہ سب کرنے کے لیے اس کو نامعلوم کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، کس مشکل سے وہ اپنی بات منوا سکے گی۔ خواہ کچھ بھی ہو جائے وہ اس کی دسترس میں نہیں آئے گی، یہ تو وہ تہیا کر کے آئی تھی۔ اوکے، پرابلم سولو ہو گیا، بٹ یہ بات یاد رکھنا، یہ سب صرف یہاں پر چلے گا، بیڈ روم سے باہر کوئی تماشا نہیں ہوگا، اسپیشلی صدیقہ آنٹی اور مما کی موجودگی میں۔ تم میری بیوی کا ہی کردار ادا کرو گی۔ وہ اٹھتا ہوا اچانک ہی تنبیہ بھرے انداز میں بولا، دیکھا جائے گا، اگر میرا موڈ ہوا تو۔ تمہارے موڈ کی ایسی کی تیسی، وہ یکدم گھبرا کر پلٹا۔ اس روم سے باہر تم نے اپنی اوقات دکھانے کی کوشش بھی کی نا، پھر دیکھنا تمہارا حشر کرتا کیا ہوں میں، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اس کی بھاری آواز میں وہ وحشی پن بھر آیا تھا جس سے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ کمرے سے ملحق ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تو چند لمحے وہ ساکت کھڑی رہی، پھر خود کو سمجھاتی، دلاسے دیتی صوفہ کم بیڈ کی طرف بڑھ گئی، جہاں رضائی اور تکیہ وہ پہلے ہی رکھ چکی تھی، اور باتھ روم جانے سے پہلے وہ ساتھ لائی ہوئی نیند کی ٹیبلٹ بھی کھا چکی تھی، تاکہ نئی جگہ پر نیند آنے کا مسئلہ ہی نہ ہو۔ جب وہ نائٹ سوٹ پہن کر واپس آیا تو بے اختیار نگاہیں صوفہ کم بیڈ کی طرف اٹھی، جہاں وہ بلو ریشمی رضائی سر تک تان چکی تھی۔ وہ چند ثانیے کھڑا بے تاثر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، جو پوری طرح سے پیک ہو کر سو رہی تھی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ہوا، آرزو میں اور امنگیں پیدا ہی نہ ہوئی تھی دل میں، چاہتوں نے جنم ہی نہ لیا تھا، شاید جنم لے ہی لیتی اگر وہ کوئی عام لڑکی بن کر سب بھلا کر اس کی زندگی میں شامل ہوئی ہوتی، پرانی باتوں کو بھلا کر نئی زندگی کی شروعات کرتی، مگر وہ لڑکی کے روپ میں کوئی ناگن ثابت ہوئی تھی۔ اگر اس کو اپنی ماں کا خیال نہ ہوتا تو وہ پل بھر میں اس ناگن کا سر کچل دیتا، لیکن یہاں سوال ماں کا تھا، جس کو اس نے ایک عرصے بعد اس قدر خوش و مطمئن دیکھا تھا کہ وہ اس خوشی اور اطمینان کی خاطر خود کو قربان کر بیٹھا تھا۔ رات کو نامعلوم کس پہر نیند آئی تھی، آنکھ کھلی تو خاصا دن چڑھ گیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور سیدھی نگاہ صوفے کم بیڈ پر گئی جو خالی تھا۔ اس کی دوسری نگاہ باتھ روم کی طرف گئی، وہاں کی بھی لائٹس آف تھی، جس کا مطلب تھا وہ وہاں بھی نہیں ہے۔ پھر کہاں گئی؟ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا، ماں ان دروازہ نوک کرتا ہوا موسیٰ اندر داخل ہوا۔ نئی زندگی کی نئی صبح مبارک ہو، وہ شوخی بھرے انداز میں اس سے لپٹ گیا۔ شادی کے پہلے دن ہی اتنی بے اصولی، میرے یار، بھابھی صبح سویرے سے ہمارے درمیان بیٹھی ہیں اور تم غائب ہو۔ تم چلو، میں ریڈی ہو کر آ رہا ہوں۔ اس کے چہرے اور انداز میں غیر معمولی سنجیدگی نے موسیٰ کی ساری شوخی ہوا کر دی۔ آر یو اوکے؟ کیا ہوا ہے؟ نتھنگ، وہ کہتا ہوا واش روم کی جانب بھر گیا۔ ناشتے کی میز پر وہ سب موجود تھے،
اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔ اس نے کن آنکھوں سے دیکھا، سبز جھلملاتے سوٹ میں میک اپ جیولری کے ہمراہ وہ اطمینان سے بیٹھی ہوئی ان سب سے باتیں کرتی خاصی بے تکلف لگ رہی تھی۔ رات جیسی بیگانگی اور جارحانہ پن کا شائبہ تک اس کے خوبصورت چہرے پر نہ تھا۔ اس نے بھی خود پر ویسا ہی ماسک چڑھا لیا اور بہت خوش و خرم کو خود کو ظاہر کرنے لگا۔ ان کو اس طرح سے ہنستے مسکراتے دیکھ کر عائزہ بیگم کے ساتھ وہ سب بھی مطمئن ہو گئے تھے، ماں سوائے موسیٰ کے، جو میکائل کے مسکراتے چہرے کا ساتھ نہ دیتی ہوئی آنکھیں دیکھ رہا تھا۔ رات ولیمے کی تقریب بڑے دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ دونوں نے ہی جم کر اداکاری کی تھی، از حد خوش و خرم دکھائی دینے کی، اور لوگوں نے ان کے حسین ترین کپل ہونے کو خوب سراہا تھا۔ عروسہ بیگم کی جہاں دیدہ نگاہوں نے ساری تقریب میں بیٹی اور داماد کے چہروں کو خوب ٹٹولا۔ وہ کوئی گریز اور بے رخی کھوجنے میں ناکام رہی تھی، مگر پھر بھی کوئی تشنگی رہ گئی تھی۔ ولیمے کی تقریب سے واپسی پر وہ لوگ ہال روم میں بیٹھ گئے تھے۔ اماں وسائی کافی تیار کر کے لائی اور سب کو سرو کر رہی تھی۔ لیزا نے دیکھا اس کے چہرے پر خاصی گھبراہٹ و شرمندگی کے تاثرات تھے۔ اس کو کافی کا مگ پکڑاتے ہوئے وہ نگاہیں نہ ملا پا رہی تھی، اور یہی حال اس کی دونوں بیٹیوں کا بھی تھا۔ وہ گاہے بگاہے سارا دن اس کو ادھر ادھر دکھائی دے رہی تھی، مگر دونوں میں سے کسی نے بھی اس کی جانب دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ اس کو دیکھتی ضرور تھی، اور جہاں اس سے نگاہ ٹکراتی وہ بھاگ لیتی تھی۔ ان کو دیکھ کر اس کو وہ اذیت بھرے دن یاد آ گئے تھے جہاں کوئی ایسا پل نہ تھا جو اس نے سکون سے گزارا ہو، کوئی پل راحت کا نہیں تھا۔ لگ رہا ہے ہماری بہو بہت تھک گئی ہے، جاؤ بیٹا اپنے روم میں ریسٹ کرو، رات بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ماں عائزہ بیگم اس کی دلی کیفیت سے بے خبر اس کو خاموش دیکھ کر شفقت سے گویا ہوئی تو چونک کر مسکراتے ہوئے وہ بولی، میں ٹھیک ہوں، تھکن کی کوئی بات نہیں۔ پھر بھی بیٹا سارے دن سے آپ نے آرام نہیں کیا، پہلے پارلر میں ٹائم لگا کر پھر گھنٹوں ولیمے کی تقریب میں لگ گئے۔ تھکن تو ہونی ہے، جا کر آرام کریں، اور صبح بھی جلدی مت آئیے گا، یہ اب آپ کا اپنا گھر ہے، دیر سے بھی اٹھیں گی تو کوئی مائنڈ کرنے والا نہیں ہے۔ صدیقہ نے اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے محبت سے سمجھایا۔ یہ جو بھائی بھابھی کے گفٹس آئے ہیں ان کو بھی تو کھول کر دیکھنا ہے۔ مائدہ نے کارنر پر رکھے ڈھیروں گفٹس کی طرف اشارہ کیا۔ تم کھول کر دیکھتی رہو، مجھے تو سخت نیند آ رہی ہے، میکائل نے کھڑے ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ یوں تو ذرا بھی مزہ نہیں آئے گا جب تک آپ اور بھابھی موجود نہ ہوں۔ چلیے بھائی، اب تو سب ہی آرام کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کام کل کے لیے رکھ لیتے ہیں، سب کی موجودگی میں ہی گفٹس دیکھنے اچھے لگیں گے۔ ان سب کو اٹھتا دیکھ کر مائدہ بھی اٹھتی ہوئی کہنے لگی۔ عائزہ بیگم نے حسب عادت ان دونوں پر دعائیں پر پکڑ پھونکی اور سب اپنے اپنے کمروں کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ وہ بھی آگے پیچھے اپنے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ میکائل پہلے کمرے میں داخل ہو کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ لیزا کا موڈ بری طرح آف تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر جیولری اتارنے لگی، اور وہ جب نائٹ سوٹ بدل کر آیا تو وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے سنہری بالوں میں برش کر رہی تھی۔ اس کی بے ساختہ نگاہیں اس پر پڑی۔ بلو اینڈ گرے جھلمل کرتے شرارہ سوٹ اور بھرپور میک اپ میں اس کے حسن میں کچھ ایسی رعنائی اور دلربائی تھی کہ وہ نہ چاہنے کے باوجود بھی اس کو دیکھتا رہا۔ وہ آئینے میں اس کا عکس دیکھ کر مڑی اور اس کو اس طرح مبہوت دیکھ کر بری طرح سٹپٹائی۔ دل شدت سے دھڑکا اور ساری تیزی و تراری، اعتماد و جنون سب برف کی طرح پگھلنے لگا، اور اس پر ریڈ بھاری بھرکم دوپٹہ اس کے شانے سے پھسل کر کارپیٹ پر گرا۔ مارے بدحواسی کے اسے چکر آنے لگے۔ گہرے گلے کی شرٹ کے باعث وہ جھک کر دوپٹہ اٹھانے سے گریز پاتی۔ وہ شوکڈ سا اسی پوزیشن میں کھڑا تھا۔ ماں وہ گھبرا کر اس کی طرف سے رخ پھیر کر کھڑی ہوئی تو اب ڈریسنگ ٹیبل کا مرر اس کا جلوہ دکھا رہا تھا۔ چھت پر نصب فانوس کی روشنیوں میں وہ بھی ایک فانوس ہی لگ رہی تھی، جگمگاتی، جھلملاتی، کڑکتی کسی بجلی کی مانند۔ ہا ہا ہا، میں ڈر ہی گیا تھا، میرے روم میں یہ چڑیل کہاں سے آ گئی؟ سمجھ میں نہیں آتا لڑکیاں اس گیٹ اپ کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیوں کرتی ہیں۔ چند لمحوں بعد اس کی نگاہوں کے ان چھوئے تاثرات بدل گئے۔
वो दुपट्टा कारपेट से उठाकर उसके सर पर डालता हुआ मुज़हिका खेज अंदाज से गोया हुआ और मुस्कुराता हुआ बेड की तरफ बढ़ गया और वो सुन सी खड़ी रह गई थी। उसने दुपट्टा इस तरह उस पर डाला था कि उसका पूरा वजूद ढांप गया। सुबकी के एहसास से उसका दिल भर भर आने लगा। किस कदर नामुनासिब लग रहा था उसके सामने बिना दुपट्टे के खड़े होना। मुतजाद शर्ट भी फुल फिटिंग की थी। वो ढीले ढाले कपड़े जेब तन करने की आदी थी। इस तरह चुस्त शर्ट में उसने खुद को कभी आईने में नहीं देखा था, ना सोचा था। बेपर्दगी का एहसास उसको रुला रहा था। मिकाइल के दिल की दुनिया जेरो जबर हो रही थी। पूरी जिंदगी उसने सनफे नाजुक को अहमियत नहीं दी थी। उसकी जिंदगी में 3 औरतों के अलावा कोई चौथी औरत नहीं आई थी। तालीम के दौरान उसने खुद को पत्थर बनाकर रखा था कि वो उसका खानदान इतनी बड़ी ट्रेजेडी से गुजरा था कि बिना रिश्ते के किसी औरत की तरफ निगाह उठाना भी गुनाह कबीरा समझता था। निगाहों से भी किसी औरत का इस्तेहसाल गवारा नहीं था। बिला आखिर उस पत्थर को भी जोंक लग ही गई थी जिसको मोहब्बत कहते हैं। कभी मोहब्बत करके देख जिंदगी किस कदर हसीन होती है। इस तरह तन्हा रह रह कर खूबती हो जाएगा। किसी मौके पर की गई मूसा की बात जहन में गूंजी थी। मैं इस मोहब्बत को नहीं मानता जो की जाए। ओ, फिर किस मोहब्बत को मानते हो सरकार? मोहब्बत तो वो होती है जो आज खुद हो जाए और फिर कुछ याद ना रहे। ऐसी मोहब्बत इस दौर में नापैद हो चुकी है मेरे भाई, और तुझे ऐसी मोहब्बत होने से रही जो सिर्फ महबूब को याद रखे और सब भुला दे। यकीन उसको भी ना था कि वो ऐसी मोहब्बत कर सकता है, सो उसने भी इस बात को हंस कर उड़ा दिया था और आज वो गुजरा वक्त उस पर हंस रहा था कि वो भी मोहब्बत के शहर में गिरफ्तार हो गया था, वगरना कुछ देर तक उसके बारे में मामूली सी भी खूबसूरत सोच नहीं रखता था। उसने करवट बदली तो निगाहें फासले पर खड़ी लीजा पर गई। वो उसी जगह खड़ी थी और धीरे धीरे से हलता वजूद गवाही दे रहा था कि वो रो रही है। चंद लम्हे हैरान और परेशान देखने के बाद वो उसके करीब आया। तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो, क्या हुआ? उसके कई बार इस्तफसार के बाद भराई हुई आवाज में वो अटक अटक कर कहने लगी, मैं आपके सामने बेपर्दा हो गई हूँ। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा दुपट्टा किसी के सामने गिरा हो और मैं दुपट्टे के बगैर, दुपट्टा गिरा और तुम रोने लगी हो। वेरी स्ट्रेंज। वो पहले खासा हैरान हुआ और फिर मुस्कुराकर कहने लगा, आजकल तो लड़कियों ने दुपट्टे ओढ़ने ही छोड़ दिए हैं। कम अज कम मैंने किसी को रोते हुए नहीं देखा। और रहा सवाल बेपर्दगी का, तो वो कुछ तौक़ुफ़ के बाद खामोश हुआ, फिर संजीदगी से बोला, तुम मानो या ना मानो, हमारे दरमियान जो रिश्ता इस्तवार हुआ है शादी का, इसमें ये तकल्लुफ़ात नहीं चलते। पर्दा वर्दा कुछ नहीं है हमारे दरमियान। मैं महरम हूँ तुम्हारा, फिर हिजाब बेमैनी है हमारे दरमियान। वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत शाइस्ता और नरम लहजे में मुखातिब हुआ था कि कोई सहर अंगेजी थी उसके लहजे में। सोया सोया कोई खुमार था। उससे रुख मोड़े खड़ी थी। आंसू थम गए थे मगर हिम्मत ना थी उसकी जानिब रुख करने की। कब तक बुत बनी खड़ी रहोगी यहाँ? वापस जाओ और चेंज करो, वो कहकर बेड की तरफ भाग गया और वो ड्रेसिंग रूम की जानिब चल दी। मिकाइल लाइट्स ऑफ करके चेहरे पर तकिया रख कर लेट गया था। उसको लिजा की हया अमेज सादगी भाई थी और उसको माँ के इंतखाब पर फख्र महसूस हुआ था, मगर पेशकदमी करना उसकी अना को गवारा नहीं था और वो अपनी मोहब्बत के मोती को खुददारी और वकार की सिप में बंद कर चुका था। वो मोहब्बत आजाद की सूरत में लेना चाहता था, छीन कर, चोरी करके नहीं, कि लूटना लुटेरों का काम होता है। मुझे आपसे कुछ कहना है। वो चेंज करके आई तो उसके फासले पर खड़ी संजीदगी से गोया हुई। उसने तकिया आंखों से हटाया और लैंप ऑन करता हुआ उठ बैठा। इस बार उसने निगाहें ना उठाई थी। वो मैं कहना चाह रही हूँ, वो घबराहट का शिकार हुई। हालांकि खुद को बहादुरी के दर्स देती यहाँ तक आई थी, मगर उसके सामने आकर एक अजीब सी झिझक ने उसके अल्फाज गुम कर दिए थे। क्या इतना मुश्किल सवाल है कि तुमसे किया नहीं जा रहा? मैं कह रही थी उन माँ बेटियों को यहाँ मुलाजमत पर रखने का क्या मतलब है, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं उन्होंने मेरे साथ क्या सलूक किया था। वो हिम्मत करके कह गई, उनको अभी मुलाजमत पर नहीं रखा। वो तवील अरसे से यहाँ काम कर रही हैं और वो लोग हमारे घर के फर्द की मानिंद हैं, लेकिन वो अब यहाँ काम नहीं करेंगी। उनको कल ही निकालें।
यहाँ से, ये तुम किस टोन में बात कर रही हो और किससे बात कर रही हो, इसका एहसास है तुम्हें? कुछ देर पहले हया अमेज अंदाज में रोती हुई वो लड़की ये अक्सर बदली हुई उससे हुक्मिया लहजे में मुखातिब थी। उसका मूड बिगड़ कर रह गया था। उनको देखकर मुझे अपनी इंसल्ट फील होती है। मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकती किसी भी सूरत में, किसी भी अंदाज में। उन्होंने जो भी किया मेरे हुक्म पर किया, इसमें उनका कोई कसूर नहीं। मेरा कसूर? मेरी खता क्या थी ये तुम बखूबी जानती हो। वो सब तुम्हारे साथ क्यों हुआ? आई डोंट नो, बट मैं इन लोगों को बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, बल्कि इसी तरह जिस तरह मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, कहकर उसने लैंप बंद कर दिया था। तीसरे दिन वो इन दोनों खवातीन की ढेरों दुआओं के हमरा शर्जील के संग घर आ गई थी, जहाँ माँ ने बड़े पुरतपाक अंदाज में उसका इस्तकबाल किया था। कितनी देर तक वो उसको सीने से लगाए खड़ी रही और वो आंखें बंद किए ममता की ठंडी छांव में भीगती रही थी। सारी मोहब्बत उस पर ही लुटा देंगी मम्मा, कुछ मेरे लिए भी बचा कर रखें। दूर होने वाले लोगों को आपने इतना करीब किया हुआ है। शर्जील ने उनकी मोहब्बत देखकर मसनूई शिकवा किया। बेटियां घर से दूर होती हैं तो दिल से मजीद करीब हो जाती हैं, और रहा सवाल माँ की मोहब्बत का, तो माँ की मोहब्बत समंदर की मानिद होती है, बेकरां वसी, जहां मामूली सी भी कमी होने का इम्कान नहीं होता। वो उसकी पेशानी चूमते हुए गोया हुई। मुलाजमा ने खाना लगा दिया था। तमाम खाने उसकी पसंद के थे। ओहो, वीआईपी प्रोटोकॉल। शादी क्या हुई तो तुम मिनिस्टर ही बन गई हो। आई थिंक मम्मा तुम्हें कुछ ज्यादा ही लिफ्ट देने लगी हैं। उसने कबाब उठाकर खाते हुए उसको चुराया। मम्मा ने बचपन से मेरी ख्वाहिशों का ख्याल रखा है। वो मुस्कुरा। मैं सोच रहा हूँ ख्वामखा शादी से भाग रहा हूँ। पहली ही फुर्सत में शादी कर लेनी चाहिए। शादी के बाद किस कदर वैल्यूएबल हो जाता है बंदा, ये तो अब मालूम हुआ है। बस कल से मेरे लिए लड़की की तलाश शुरू कर दें। प्लेट सीधी करते हुए शाही हुक्म जारी किया। अरे, आप कुछ ज्यादा ही जेलस नहीं हो गए मुझसे भाई? आज तो खुद शिकारी अपने जाल में फंस गया है। पहली फुर्सत में अपनी भाभी की तलाश शुरू कर दो बेटा, ये फिर इनकार ना कर दे। ओ नो मम्मा, मैं मजाक कर रहा था। अभी इन पाबंदियों में खुद को जकड़ना नहीं चाहता। उनको संजीदा देखकर वो घर भरा कर गोया हुआ। अब कबूलियत का वक्त गुजर गया। आपकी एक नहीं सुनी जाएगी भाई। इस तरह है कि नोक जोंक में खाना तनावल किया गया। ग्रीन टी पीकर शर्जील किसी दोस्त के साथ बाहर चला गया था। लिजा को सुस्त देखकर अरूसा बेगम ने जबरदस्ती उसको बेडरूम में भेज दिया और खुद मुलाजमा के साथ किचन में चली आई थी। उसको अपने बेड पर दराज होकर ऐसा लगा गोया किसी जन्नत में आ गई हो, जहां हर सुकून ही सुकून था। अपनी मलकियत होने का एहसास हुआ। उसकी आंखें नींद से बोझल होने लगी थी। पहली रात नींद की टेबलेट के जेरे असर वो सो गई थी और सुबह मिकाइल के बेदार होने से बहुत पहले वो आहिस्तेगी से कमरे से बाहर निकल गई थी। वो पूरा पोर्शन था जो खूबसूरत अंदाज में डेकोरेट था, जिसके दाएं बाएं कमरे के बंद दरवाजे दिखाई दे रहे थे। यहाँ एक लंबा कॉमन रूम था जिसके सामने ही सीढ़ियां नीचे जा रही थी और उसकी यही समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। मां नीचे से गुजरती सदीका बेगम की निगाह कॉमन की निसफ दीवार में अवेजा गर्ल से उस पर पड़ी थी। उन्होंने इशारे से उसे नीचे आने को कहा था। कुछ देर बाद ही उसके इर्द गिर्द मेहमानों का हिजूम लग गया था। वहाँ सब आला इखलाको बामरवत थे और घर वाले उससे इस तरह घुल मिल गए थे कि लगता ही नहीं था कि वो रात में बहू बनकर इस घर में आई है, बल्कि यूं लग रहा था उसका जन्म ही यहाँ पर हुआ हो। उसकी समझ में नहीं आ रहा था इतना बेहिस अक्कड़ बदमजाज वो किस पर गया था, वगरना घर के लोग तो शहद से बने हुए लग रहे थे और वो करेला वो भी नीम चढ़ा। फिलहाल नाश्ते की मेज पर उसकी खुशमजाजी और मसरत भरे अंदाज ने उसको हैरत ज़दा कर दिया था। वो दिल ही दिल में उसकी अदाकारी पर अश अश कर उठी थी। फिर रात वलीमे में भी उसकी अदाकारियां अरूज पर थी और वलीमे से वापसी पर कमरे में दानस्तगी में जो कुछ हुआ वो सोचकर उसका दिल अब भी धड़क उठा था। अगर वो आकर ना समझाता तो शायद खड़े खड़े ही पत्थर की बन जाती, लेकिन उसके पुरखुलूस मध्यम लहजे में की गई बात में कोई कशिश जरूर थी जो उसकी झिझक और वहशत को सुकून दे गई थी। जब वो चेंज करके आई तो वो लाइट ऑफ किए तकिए रखे लेटा हुआ था। फासले पर खड़े होने के बावजूद उससे कुछ खौफजदा सी थी।
फिर अगले लम्हे ही खुद को दिलासा देती हुई वो उससे मुखातिब हुई थी और अम्मा वसाई और उसकी बेटियों को देखकर अपनी जिल्लत भरी बेबसी और बेइज्जती के एहसास ने उसके अंदर आग भर दी थी। वो आग शोले बनकर लफ्जों की सूरत में उसकी जुबान से निकले थे, जिनको उसने शुरू में बड़े तहम्मुल और रसान से सुना था, और जब उसका लहजा हद पार कर गया तो वो भी खुद पर काबू नहीं रख सका था और वो पहली मुलाकात वाला उजड़ अक्कड़ बदमजाज सा शख्स बन गया था, जिसने बड़ी नागवारी से कहा था कि वो भी उसकी मुलाजमाओं को बर्दाश्त करे, क्योंकि वो भी उसको बर्दाश्त कर रहा है। बर्दाश्त का लफ्ज उसको ताजियाने की तरह लगा था। इससे कोई लगाव और उनसियत ना होने के बावजूद उसको इस लफ्ज ने सख्त अजियत पहुंचाई थी। वो सारी रात करवटें बदलती रही थी। सुबह के किसी पहर नींद आई थी। जब बेदार हुई तो वो कमरे से गायब था, नाश्ते पर भी नहीं था, और जब वो भाई के साथ आ रही थी तो आयशा ने बताया था वो काम से ऑफिस गया हुआ है। जाग रही हो ना? मुझे मालूम था इतनी जल्दी नींद कहाँ आएगी। अरुसा हाथ में दूध का गिलास लिए कमरे में दाखिल हुई। आप दूध क्यों लाई? बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, उसने उठकर बैठते हुए कहा। शहद डालकर लाई हूँ, कुछ देर में पी लेना, अच्छा लगेगा। वो तकिया पुश्त की तरफ लगाकर बड़ी बेतकल्लुफी से उसके बराबर बैठ गई और उसकी जांचती निगाहें बेटी के चेहरे पर थी। फिर वो शफकत से गोया हुई। मिकाइल के घर वाले कैसे हैं? वो लोग इतने ही अच्छे इखलाक व आदात के मालिक हैं जितने चेहरों से दिखाई देते हैं। वो जो दिखाई देते हैं इससे भी बढ़कर आला इखलाक के मालिक हैं। सदीका आंटी, मायदा, मूसा भाई सब ही बेहद इज्जत करने वाले और मोहब्बत करने वाले हैं, और स्पेशली आयजा आंटी बिल्कुल आपकी तरह मुझसे मोहब्बत करती हैं। उसके लहजे में सच्चाई और सदाकत ने उनको मुत्तमिन कर दिया था। और मिकाइल का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? I mean, उन्होंने पुरानी बातों को दोहराया तो उन्हें फराज के हवाले से कोई बात की थी। उसका दिल पूरी शिद्दत से धड़क रहा था। उसकी निगाहें झुक गई कि कहीं माँ की खोजती निगाहें उसका राज ना पा ले, उसकी चोरी ना पकड़ी जाए। अब वो उन्हें हकीकत बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। उसके रवैये से पहले ही उसने अपना जारहाना अंदाज उसको दिखा दिया था। लिजा, कोई बात हुई है? मिकाइल ने। ओ नो मम्मा, मिकाइल बहुत नाइस है। वो मेरी तवक्का से बिल्कुल ही ऑपोजिट निकले। पहले उस रवैये और किडनैप कराने पर बेहद माजरत करते रहे हैं। उसने माँ को हरासा होते देखकर खुद पर काबू पाते हुए शर्माने की अदाकारी की। उसको अब पता चला कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और ये लम्हे बड़े जां गुसल होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप गलत बयानी कर रही हैं? वो माँ थी, और माएँ औलाद के चेहरों से उनके खुशी और गम का पता लगा ही लेती हैं। फिर वो बचपन से उसके बेहद करीब रही थी। कम ऑन मम्मा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? रियली मैं बहुत खुश हूँ। वो भर कर उनसे लिपट गई। आंखों में आने वाली नमी को मुश्किल से जब्त किया। अना की जंग में वो अपनी माँ की मोहब्बत और भरोसे से महरूम नहीं होना चाहती थी, और ना ही उनको किसी दुख और परेशानी में मुब्तला देख सकती थी। रात उसके दिल में लिजा के लिए खूबसूरत एहसासात की कहकशां जगमगा उठी थी। पहली बार धड़कनें किसी के लिए बेतरतीब हुई थी। उसने सोच लिया था कि रफ्ता रफ्ता वो माजी को भुलाकर उसको दिल से जगह दे देगा, मगर उसने जिस बदतमीजी से बात की थी वो अंदाज और लहजा उसको खासा नागवार गुजरा था। पहली रात वो खुद भी ज़हनी तौर पर उलझा हुआ बहुत डिस्टर्ब था। सो उसकी बातें नाकाबिले बर्दाश्त उस वक्त भी थी, लेकिन ज़हनी कैफियत के सबब उसे खास खलासी चाह रहा था। सो तब वो आसानी से सब हजम कर गया था कि इस वक्त वो उसके मुफाद में था, मगर कल रात उसकी बदजुबानी ने उसका दिमाग घुमा दिया था और सुबह उसके बेदार होने से पहले ही घर से निकल गया था। बेटा, ऐसा भी कहीं होता है कि शादी के तीसरे दिन से ही ऑफिस ज्वाइन कर लिया जाए? दुल्हन भी सारा दिन इंतजार करके गई। मम्मा ने उसे देखते ही नाराजगी का इजहार किया। मम्मा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था मुझे फॉरेन टूर पर जाना है। इसी सिलसिले में कुछ तैयारियां रह गई थी, वो आज कंप्लीट की हैं। कल की फ्लाइट है मेरी। कल की फ्लाइट है? थोड़ा सब्र कर लें, शादी को अभी 2 दिन ही हुए हैं। आप 2 और 2 4 के चक्कर में पड़ गए। चंद हफ्तों के लिए मुलतवी करें अपने इन चक्रों को। खानदान भर से दावतें आई हुई हैं।
कल रात की दावत अरूसा ने दी है। वो कह रही थी पहली दावत उनकी तरफ होगी। परसों मायदा ने इनवाइट किया है और दीगर। सॉरी मम्मा, आप सबसे एक्सक्यूज कर लें, मैं नहीं जा सकूंगा, बल्कि मायदा को मैं खुद मना लूंगा। मेरा जाना बेहद जरूरी है, वगरना मैं पोस्टपोन कर देता। वहाँ और भी बहुत सी कंपनीज आई हुई हैं जिनसे मीटिंग्स के शेड्यूल तय पा चुके हैं। यहाँ मेरे रिस्पेक्ट का सवाल है मम्मा। वो खासे इल्तिजाइया अंदाज में उनसे मुखातिब हुआ और उसका हर लफ्ज कह रहा था वो बिल्कुल सच कह रहा है। आयजा चंद लम्हे उसकी तरफ देखती और फिर बोली, कर लूंगी कि दावत आप दोनों की वापसी पर कर ली जाए, मजबूरी है मेरे बेटे की। वो मुस्कुराई, बट मैं तन्हा जा रहा हूँ। आप किन दो की बात कर रही हैं? माँ के जूम मैनी अंदाज पर वो कुछ परेशान हुआ। बात इस वक्त हुई थी आपसे कि आप जाएंगे तो बहू को भी साथ लेकर जाएंगे, तो मैं आप दोनों के जाने की बात कर रही हूँ। ये पॉसिबल नहीं है मम्मा। क्यों पॉसिबल नहीं है? उन्होंने जिरा की। मैं वहाँ बिजी रहूंगा, इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाऊंगा। उसको ले जाने के लिए एक मुकम्मल ट्रैवलिंग प्रोसीजर से गुजरना होगा और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। उसने मजबूरी जाहिर की और बात दुरुस्त भी थी, सो उससे मजीद बहस नहीं कर सकी। दुल्हन से मिलकर तो आ जाओ, अब उनको आपकी वापसी के बाद ही बुलाऊंगी। मेरी गैर मौजूदगी में उसका यहाँ रहना मना है क्या? मना नहीं है, रह सकती है, मगर इस बहाने वो मेके में ज्यादा अरसा वक्त गुजार लेगी। वैसे भी शादी के शुरू के दिनों में लड़कियों के दिल ससुराल में लगते नहीं हैं, उन्हें एडजस्ट होने में टाइम लगता है। लेकिन जहाँ आप जैसी सास होती है जो माँ से भी ज्यादा भर कर प्यार दें, और वहाँ लड़कियां मेके को भूल जाती हैं। उसके अंदाज में फखर बोल रहा। माँ फिर माँ होती है, उसका नेमुल बदल दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अच्छा, एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर आप सच सच बताएं तो। वो दोनों लाउंज में बैठे हुए थे जहां अभी हीर चाय के मग रख रही थी। माँ की गहरी निगाहें और संजीदा लहजा उसको खबरदार कर गया था। जी, आप क्या पूछना चाह रही हैं? बिल्कुल पूछिए। आप खुश हैं इस शादी से? उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो उससे ऐसा सवाल करेंगी। वो चंद लम्हे साकत रह गया। क्या मैंने ऐसा मुश्किल सवाल कर दिया जो आप गुमसुम हो गए? या जो मैं सोच रही हूँ मेरा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। उसने खुलकर मुस्कुराते हुए भरपूर खुशी जाहिर की और बात जारी रखी। और आप क्या सोच रही हैं? किस ख्याल की बात कर रही हैं? यही कि आप उस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, वगरना कोई शख्स वलीमे के दूसरे दिन घर से गायब नहीं होता। और इस तरह अचानक टूर पर जाने की वजह भी लीजा से जान छुड़ाने का बहाना लग रहा है। माँ भी किस तरह दिल तक रसाई हासिल कर लेती है, किस तरह बिना बताए उन्होंने उसके दिल की हालत की तर्जुमानी कर दी थी। उनका ख्याल बिल्कुल हकीकत पर मबनी था, उनकी सोच उसके गुरेजा इज्तनाब की अक्कासी थी। लेकिन जब सच होने के बावजूद वो उनको सच्चाई नहीं बता सका था। और नो मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। आई नो, मैं पहले इस रिश्ते पर बिल्कुल भी राजी नहीं था, मगर जब आपकी खातिर मैंने हामी भरी तो दिल से भरी थी। बस आपसे यही इल्तमास है कि आप दुआ करती रहें कि मुझे इस ताल्लुक को निभाने की इस्तकामत अता फरमाए। मैं हमेशा अल्लाह और आपके सामने सुरखरू रहूं। अनजाने में उसके लहजे में इल्तिजा सिमट आई थी। शायद उसके दिल से निकली आरज़ू थी जो सदा बनकर उभरी थी। दूसरे दिन वो आयजा और सदीका के हमरा फ्रूट और मिठाई लेकर ससुराल चला आया, जहां उनकी खूब आओ बख्त हुई। सी ग्रीन और ब्लू गोटे के काम वाले भरे हुए सूट में वो तैयार खूबसूरत लग रही थी। सबकी मौजूदगी में वो एक दूसरे से अच्छे अंदाज में मिले। फिर सब ने इन दोनों को लॉन में तन्हा छोड़ दिया था। तन्हा होते ही वो एक दूसरे से निगाहें चुराने लगे थे। शाम का समा था, सुरमई बादल झूम रहे थे। ठंडी ठंडी हवाएं लॉन में लगे पौधों से अटकेलियां कर रही थी। चाय लेंगे आप? तन्हाई कुछ ज्यादा ही बोझल लगने लगी तो उसने पूछा। नहीं, मैं ज्यादा चाय पीने का आदी नहीं हूँ। कोल्ड ड्रिंक मंगवाऊं? अभी चाय पी है। वो मेज पर रखे हुए चाय के बर्तन की तरफ इशारा करके बोला। फिर उनके दरमियान खामोशी धर आई। कुछ तौक़ुफ़ के बाद वो संजीदगी से गोया हुआ। मैं आज रात की फ्लाइट से मलेशिया जा रहा हूँ। जी, आंटी ने कॉल करके बता दिया था। मैं चाहता हूँ मेरी गैर मौजूदगी में तुम घर पर रहो। जी, मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर मेरी एक शर्त है। वो उसकी तरफ देखकर स्पॉट लहजे में बोली। शर्त?
कैसी शर्त? वो चौंका। मैं वहां जब जाऊंगी जब वो तीनों वहां नहीं होंगी। उसका लहजा जिद्दी और अटल था। मिकाइल की पेशानी शिकन आलूद हुई। उनका और तुम्हारा क्या मुकाबला? क्यों उनको अपने बराबर ला रही हो? मैं उनको बराबर में नहीं ला रही हूँ, बल्कि आप उनको मेरे मुकाबिल ले आए हैं। वो उस रात की तरफ बदमजाज और सर्द मोहर थी। मैं लेकर आ रहा हूँ। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? कैसी बातें कर रही हो? वो बड़े जब्त से उसको देख रहा था। आपने ही कहा था परसों रात को कि मैं उनको इसी तरह बर्दाश्त करूं जिस तरह आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। अब मेरी भी जिद है, मैं आपके घर में रहूंगी या वो। ये तुम हो? मेरी मम्मा की चॉइस जिस पर वो नाज करते करते नहीं थक रही। उनके ख्याल में तुम में इखलाको मुरब्बत मोहब्बत और सादत मंदी कूट कूट कर भरी है। वो और भी नामालूम कौन कौन सी अनदेखी तवक्का तुमसे वाबस्ता करके बैठी हैं। वो धीमे मगर शदीद गुस्से में उससे मुखातिब हुआ। मगर तुम तो एक सती जहनीत की मामूली सी लड़की साबित हुई, जो इतनी गिरी हुई सोच की मालिक है कि अपना कंपैरिजन घर की मुलाजमाओं के साथ करती है, जिसकी ना सोच अच्छी है ना अकल। मुझ में आपको खूबियां कहाँ दिखाई देंगी? जिस शख्स के सर मुलाजमाओं की मोहब्बतें चढ़ी हुई हों, ऐसे मर्द को बीवी में कहाँ इंटरेस्ट होगा? बाय द वे, मुझे भी ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना जो मेरे बाप का कातिल हो, उसने नफरत से कहा था।